हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, कल मैंने अनाउंसमेंट की थी एक नई सीरीज आस्क योर डाउट सीरीज। इसमें क्या है, हर रोज मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे डाउट्स पूछोगे। तो कल मैंने जो आपको टॉपिक दिया था वो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेरे पास आए, आज मैं उसका एक वीडियो बना रहा हूं। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि जो टॉपिक मैं दूंगा आप सिर्फ उसी के क्वेश्चन जो हैं अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखें। आपके जो डाउट्स हैं किसी टॉपिक को लेके, उस टॉपिक पे भी मैं एक दिन पहुंचूंगा, तो तब आप अपने डाउट्स भी लिख देना। फिलहाल जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं आपको उसके डाउट्स ही लिखने हैं, और आज का टॉपिक जो है वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल जो मेरे पास डाउट्स आए हैं वो ये हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डेटर्स क्या है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या है। ये आज के कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर जो है मतलब खर्चा, बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, कुछ गुड्स खरीदने के लिए या फिर एसेट्स खरीदने के लिए, कोई पैसा पे कर दिया या कोई लायबिलिटी ले ली, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। तो हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो हैं तीन तरह के। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीन तरह के एक्सपेंडिचर हैं, राइट। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये वो खर्चे हैं जो हमारे रेकरिंग नेचर के या फिर रेगुलर जो हमारे खर्चे हैं, ऐसे खर्चे जो रेकरिंग यानी लगातार होने वाले, बार बार होने वाले या रेगुलर हों, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में, प्रॉफिट कमाने में हमारी मदद करें, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को चलाने में खर्च आता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को ऑपरेट करने में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी है, हमने सैलरी पे की, रेंट पे किया, वेजिस पे की, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए, और जितनी तरह के एक्सपेंसेस हमने पे किए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में, उनको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर हैं दोस्तों जिनका बेनिफिट हमें उसी साल मिलता है जिस साल के लिए किए गए। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को सैलरी दी, मान लो इस साल हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, तो इस साल हमने उनकी सर्विस भी ले ली, हमें बेनिफिट भी मिल गया, अगले साल मुझे ये सैलरी फिर से देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, रेकरिंग यानी रेगुलर होने वाला। मैंने रेंट दी अगर बिल्डिंग का, तो रेंट का बेनिफिट भी, उस बिल्डिंग का बेनिफिट भी मैंने इसी साल में ले लिया, इसका मतलब अगले साल मुझे फिर से रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार देने पड़े, मंथली देने पड़े, हर साल देने पड़े, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल मैंने आपको बता दी। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमारे कहां जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम इनको शो करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं। तो ये सारे ही हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक इसका उलट, ये रेकरिंग नहीं होते, ये नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग, रेगुलर नहीं होते हैं, इरेगुलर होते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार, वंस इन ए वाइल होने वाला खर्चा। ये वो खर्चा है जो कभी कभार किया जाता है, हर महीने, हर साल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड P&M यानी प्लांट एंड मशीनरी। तो ये वो खर्चे हैं दोस्तों कि जो हम हर साल नहीं करते। अगर हमने जमीन खरीदी, हमने बिल्डिंग खरीदी, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, इस साल खरीदी,
तो इसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या था रेवेन्यू का, कि ये 1 साल, इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल में मिलता है, 1 साल तक मिलता है, अगले साल में फिर से करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक्सपेंडिचर, अगर मान लो मैंने कोई जमीन खरीद ली, तो ये ऐसा खर्चा नहीं है कि अब मुझे हर साल करना है। जमीन खरीद ली तो इसका बेनिफिट मुझे अब हर साल आगे उठाना है। अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो इसका बेनिफिट भी मुझे आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो ऐसे बेनिफिट, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी यानी जो बिजनेस का रेवेन्यू यानी इनकम है वो इंक्रीज करने में मदद करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या है ये? नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार होने वाले, वंस इन ए वाइल होने वाले, और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट सिर्फ 1 साल नहीं, मोर देन 1 ईयर मिलता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कहां पे शो किए जाते हैं? जैसे ये सारे एक्सपेंडिचर कहां गए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और ये कहां शो किए जाते हैं? परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे आपके आते हैं, ये शो किए जाते हैं कहां? बैलेंस शीट में। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने बिल्डिंग खरीदी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर हो जाएगी। लैंड खरीदा, अगेन बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, अगेन बैलेंस शीट। तो ये सारे के सारे खर्चे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको पता है, खर्चा, बिजनेस को चलाने का खर्चा, बिजनेस में कोई गुड्स खरीदनी, एसेट खरीदना, वो खर्चा, उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रेगुलर होते हैं। और डेफर्ड का मतलब क्या है? डेफर्ड मतलब डिले, पोस्टपोन करना। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए दोस्तों, इसको मैं नई स्क्रीन पे समझाता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गया जो हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड का मतलब हो गया वो पेमेंट जो हमने डिले की, मतलब पोस्टपोन की। अब देखिए ये क्या है। मान लो कि आपने, इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल ली जाती है कि ऐड की। जब हम कोई ऐड करते हैं टीवी पे, कोई अपने प्रोडक्ट की ऐड चलाते हैं, तो उसका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि रात को ऐड देखिए और रात को ही बेनिफिट मिलेगा, रात तक ही बेनिफिट मिलेगा। वो लंबे समय के लिए उसका बेनिफिट मिलता है। आप देखते हो कि कई ऐडें हैं जो बरसों से चली आ रही हैं और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर आपने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट का खर्च किया है और आपको ये पता है कि ये जो खर्च है, ये जो आपने एडवर्टीजमेंट की है, इसका बेनिफिट आपको मान लो 5 साल के लिए मिलेगा, तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब मान लो मैं कहता हूं कि एक हमने ऐड चलाई जिसका खर्चा आ गया 5 लाख। अब हमें ये अंदाजा है कि ये 5 लाख हमने 5 साल का खर्चा किया है। इसका मतलब इस 5 लाख को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, कि हम ये मान के चलेंगे कि हर साल हमने ये जो एक्सपेंडिचर की है, 5 लाख एक्सपेंडिचर किया है, इसका बेनिफिट 5 साल में मिलेगा। इसका मतलब हर साल हम इसका 1 लाख रुपए का बेनिफिट उस साल उठाएंगे और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले सालों के लिए। तो 5 लाख हमने खर्चा किया, 5 साल को ध्यान पे रख के, इसका मतलब हर साल हमारा जो खर्चा काउंट किया जाएगा वो इसको डिवाइड कर देंगे 5 हिस्सों में, 1 लाख रुपया। तो अब हमने क्या किया? खर्चा हमने इसी साल कर दिया, लेकिन हमें खर्चे कहां दिखाने हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस करंट ईयर में हम पूरा 5 लाख नहीं दिखाएंगे। हम कितना दिखाएंगे? हम दिखाएंगे जितना बेनिफिट हमें इस साल मिला, यानी 1 लाख खर्चा, और बाकी 1 लाख फिर अगले साल दिखाएंगे, फिर बाकी का अगले साल, इस तरह से 5 साल में इसको हम राइट ऑफ कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू है यानी इनकम को जनरेट करते हैं, लेकिन जिनकी जो हम उसको एज एन एक्सपेंस शो करने वाले हैं, वो हम उसकी जो एंट्री है या जो हमें प्रॉफिट लॉस में उसको दिखाना है, उसको डिले कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये क्लियर है। और जितना हमने दिखा दिया, मान लो 5 लाख का खर्चा था, 1 लाख का खर्चा हमने इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो बाकी ये जो 4 लाख बचा आपका, ये आपका क्या बनेगा? फिक्टिशियस एसेट। आपको याद होगा इसमें मैंने फिक्टिशियस एसेट का भी एक पॉइंट लिखा था कि फिक्टिशियस एसेट भी आपको बताने। तो फिक्टिशियस एसेट किसे कहेंगे दोस्तों? कि जो ऐसा खर्चा
आपका जो बच गया है, जो अभी ऐसा लॉस या ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट में से निकालना जो बचा हुआ है, उसको हम बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पहले अच्छे से समझ आ गया कि ये वो खर्चा है जिसकी जो हमने अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना है, इसको इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते हैं, और इसकी जो राइट ऑफ की प्रोसेस है उसको हम डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जरा फिक्टिशियस एसेट्स थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि है क्या फिक्टिशियस एसेट। आई होप ये आपको क्लियर है। फिक्टिशियस एसेट, देखिए दोस्तों, दो वर्ड हैं इसमें जुड़े हुए, एक है वर्ड फिक्टिशियस, दूसरा है एसेट। पहले तो हम एसेट समझ लें। एसेट क्या है? एसेट मैंने कहा था वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस की अपनी है, बिजनेस की वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस को फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है। तो एसेट्स की बेसिकली तीन चीजें हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहली कि वो खरीदा गया, दूसरी कि उसको हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और तीसरी इस्तेमाल करने के बाद हम उसको बेच भी सकते हैं। खरीदा गया, इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आगे भी, और उसको लास्ट में बेचा भी जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट जो तीनों प्रॉपर्टीज को पूरा करे। ठीक है। अब फिक्टिशियस का मतलब हो गया फेक, इमेजिनरी। अब फेक एसेट क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि एसेट की प्रॉपर्टीज खरीदा गया और इसको इस्तेमाल भी, कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, वो आपके लिए एसेट है। तो एक प्रॉपर्टी जो, एक तो हमने खर्चा किया, ये भी पूरी करता है कि जैसे मैंने कहा कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट की, ह्यूज एडवर्टीजमेंट, हमने खर्चा कर दिया 5 लाख, अभी जो एग्जांपल दे रहा था। ठीक है। अब ये एडवर्टीजमेंट हमने क्यों की? क्योंकि फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके देगा, और एसेट की प्रॉपर्टी यही है कि फ्यूचर में जो रेवेन्यू जनरेट करके दे वो एसेट है। लेकिन अब फेक क्यों है? क्योंकि हम इसको बेच नहीं सकते। लास्ट प्रॉपर्टी जो थी एसेट की कि इसको हम यूज करने के बाद बेच भी सकते हैं, लेकिन ये वो एसेट है जिसको हम बेच नहीं सकते। हमने खर्चा कर दिया, हमें रेवेन्यू जरूर जनरेट होगा, फ्यूचर में हमारी जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन इसको अब हम बेच नहीं सकते। इसके लिए इसके साथ वर्ड जोड़ा गया फिक्टिशियस। अब जैसे मैंने कहा कि 5 लाख खर्चा कर दिया, अगर 1 लाख इसमें से आपने इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर दिया, तो बाकी का 4 लाख आप कहां शो करोगे? बैलेंस शीट में, अंडर द हेड। अंडर द हेड कौन सा? फिक्टिशियस एसेट्स। जितना आप अपने प्रॉफिट में से इसमें से माइनस करते जाओगे, वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो है वो आपकी बैलेंस शीट में शो होगा अंडर द हेड फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और कौन कौन सी टर्म थी जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्लियर कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्लियर कर दिया, फिक्टिशियस एसेट मैंने क्लियर कर दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं क्रेडिटर। भाई सिंपल सी बात है, क्रेडिटर किसे कहते हैं? फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी या फिर कोई सर्विस ली। जरूरी नहीं गुड्स खरीदी, कोई सर्विस भी आपने ली लेकिन पेमेंट नहीं की, तो जिसको वो पेमेंट करनी है वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। और ये क्या है? क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी। ये भी आप याद रखो। और किस तरह की लायबिलिटी है? ये करंट लायबिलिटी है। तो जिससे आपने गुड्स खरीदी, फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, मैंने राम से क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स खरीदी। इस केस में राम मेरे लिए क्या है? राम मेरे लिए क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। ये भी याद रखना है। और किस तरह की लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी होती है, उनको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है। डेटर ठीक इसका उलट। डेटर क्या है? इसको मिटा देता हूं। डेटर का मतलब क्या? ठीक इसका उलट। डेटर टू whom goods are sold on credit। goods are sold on credit, जिसको हमने उधार में गुड्स बेची। फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स टू राम, मैंने राम को गुड्स बेची। तो इस केस में उधार में गुड्स बेची, तो राम मेरे लिए क्या है? एक डेटर। और डेटर की क्या है? डेटर हमारा क्या है? एक एसेट है। और किस तरह का एसेट है
ये अभी आपको पता होना चाहिए, ये करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स। और लायबिलिटीज का बताया था जो 1 साल के अंदर में पे करनी है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज की। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? दोस्तों लायबिलिटीज मतलब कर्ज 3 तरह का। कौन कौन सा? करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के अंदर आपको पे करनी है। दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर जो आपको पे करनी है उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये ऐसी लायबिलिटीज हैं जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है और ऐसी लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो मोर देन 1 ईयर पे करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक लोन ले लिया और उस लोन की ड्यूरेशन 5 साल है, यानी आपको 5 साल तक वो लोन चुकाना है, 5 साल के अंदर वो लोन चुकाना है, तो वो आपकी बन जाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। विच आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन? विच आर टू बी पेड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के लिए पे करें, ऐसी लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। एग्जांपल बैंक लोन, बैंक से लिया गया लोन। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के बारे में शॉर्टकट में बता देता हूं। बैंक लोन तो आपको पता ही है कि जो हमने बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन कोई ले लिया तो उसको बैंक लोन बोलेंगे। डिबेंचर्स क्या है? ये भी एक लोन है, लेकिन ये लोन कंपनीज लेती हैं पब्लिक से। पब्लिक को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिया जाता है, और साथ ही साथ वो पैसा भी एक स्पेसिफाइड पीरियड 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के अंदर वो वापस कर दिया जाता है। तो ऐसे को हम, इस चीज को हम बोलते हैं डिबेंचर, यानी वो लोन जो कंपनीज पब्लिक से उठाती हैं, बदले में उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं और साथ ही साथ एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी है, उसके बाद वो पैसा उनको वापस कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। अब आते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। दोस्तों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनका होना या ना होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। मान लो आपने किसी जैसे हम फॉर एग्जांपल, एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि हम बैंक में लोन लेने गए, तो बैंक हमें क्या कहता है कि आप कोई ऐसा पर्सन लेके आओ जो गवर्नमेंट जॉब करता है, हम उसकी गारंटी लेंगे। उस गारंटी का मतलब क्या है? उस गारंटी का मतलब यह है कि अगर मान लो मैं लोन लेने जा रहा हूं और मैं अपने साथ एक गारंटर लेके जा रहा हूं, तो वो गारंटर जो है वो तब लायबल है जब मैं वो लोन देना बंद कर दूंगा। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो है जो मे और मे नॉट अराइज, जो आपको देनी भी पड़ सकती है और शायद ना भी देनी पड़े। तो ऐसी लायबिलिटी अगर मान लो मैं वो लोन देना बंद कर देता हूं, तो जिस बंदे ने मेरी गारंटी ली है उसको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका जो होना फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं लोन नहीं दूंगा तो उसको चुकाना पड़ेगा। ऐसी लायबिलिटीज को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी का किसी क्लाइंट के साथ केस चल रहा है, किसी क्लाइंट ने कंपनी पे कोई स्यू कर रखा है, कुछ पैसा कंपनी से क्लेम कर रहा है, तो मान लो अगर वो कोर्ट में केस, और अगर कल को वो केस मेरी कंपनी, मान लो मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं, हार जाती है तो मुझे पैसा देना पड़ता है, देन इट विल बिकम एक्चुअल लायबिलिटी। जब तक उस केस का फैसला नहीं आता तब तक वो मेरी क्या रहेगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटीज जिसका फ्यूचर अनसर्टेन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऐसी लायबिलिटीज को हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, और बैलेंस शीट में ये फुटनोट में दिखाई जाती है। तो ये था आज के जो आपके डाउट्स हैं, ये आज मैंने आई होप सारे क्लियर कर दिए। अब अगला टॉपिक मैं आपको जो देने जा रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इसी में मुझसे पूछ लिया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। आपको जो भी डाउट आप पूछना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स के, वो आज इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो। मैं कल उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, और साथ ही साथ आपको पता ही है एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज एक और वीडियो आएगा जो आएगा विंग्स एक उड़ान पे, फिर अगला वीडियो इसी चैनल पे आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया।
बस शेयर करते रहें हमारे वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।